हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट ऑडियो लेक्चर जो मैंने भेजा था, मैंने बोला था कि हम लोग चैप्टर 4 जो आप लोगों के सिलेबस में है नॉन मेटलिक इंजीनियरिंग प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे। तो कल जस्ट मैंने एक स्टार्ट किया था, आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कल जैसे पढ़ा था कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स का। पॉली मतलब मैनी, मर्स मतलब यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम पॉलीथाइलिन का एग्जांपल लेते हैं। पॉलीथाइलिन एक पॉलीमर है इथाइलिन का। यहाँ पे हम इथाइलिन यूनिट्स को, जो हमारी मोनोमर यूनिट्स हैं, इनको जोड़कर हम एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम पॉलीइथाइलिन कहते हैं। यहाँ पे दो तरह का पॉलीमर हम बना सकते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर फॉर एग्जांपल पॉलीथाइलिन अगेन, क्योंकि होमोपॉलीमर में हम सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए पॉलीमर यूज कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉलीमर्स सारा पॉलीमर एक ही मोनोमर यूनिट का बना हुआ है। दूसरा तरह का पॉलीमर होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है? जहाँ पे हम एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे बी भी यूज कर रहे हैं, जो दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में यही डिफरेंस है कि मोनोमर यूनिट्स होमोपॉलीमर में एक ही तरह का हम यूज करते हैं, पर कोपॉलीमर में हम दो या दो से ज्यादा का कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह से मोनोमर यूनिट्स लिंक होती हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरह का क्लासिफिकेशन ये है कि मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। तो अगर लीनियरली जुड़ी हैं, एक चेन की तरह जुड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ए बी बी बी, तो ये एक लीनियर पॉलीमर हो गया। पर अगर आपके मोनोमर के अंदर ब्रांचिंग है और वो पॉलीमर बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच पॉलीमर। या फिर मोनोमर ही अपने आप ही आपस में ब्रांचिंग कर लेता है। जैसे देखिए ये एक मेन चेन है पॉलीमर की, पर साइड में कहीं कहीं ब्रांचिंग भी है ए की। तो ये क्या हो गया? ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोनोमर यूनिट में ही ब्रांचिंग होती है, तो वो जब उसका हम पॉलीमर बनाते हैं तो ब्रांचिंग दिखाई देती है, तो उसको भी हम ब्रांच पॉलीमर हैं। तीसरा तरह का क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। इसमें भी आप एक ही तरह का मोनोमर भी यूज कर सकते हैं या उससे ज्यादा तरह के भी मोनोमर यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में एक ही तरह का मोनोमर यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लीनियर चेन्स हैं वो क्या है? एक दूसरे से ब्रांच हो गई है, एक दूसरे से क्रॉस लिंक हो गई हैं। जैसे कि हम लोग बेकेलाइट पढ़ते हैं, मेलामाइन पढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्रॉस लिंक में आते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन वही, अब इसी को हम जब देखेंगे तो कैसा दिखता है? लीनियर चेन्स में देखिए ये इस तरह से है। तो फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, या हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। उसके बाद टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन भी लीनियर चेन्स ही होती हैं। उसके बाद ब्रांच चेन में क्या है? आप देख रहे हैं कि पॉलीमर यूनिट जो बनी है उसी में ब्रांचिंग है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ये इस चेन में ब्रांचिंग है। ठीक है। उसके बाद क्रॉस लिंक में हमने भी देखा, बेकेलाइट और मेलामाइन मैंने एग्जांपल बताया। इसमें ये लीनियर चेन्स हैं, इन लीनियर चेन्स के बीच में बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये लीनियर चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर। उसके बाद पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब जिसमें इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल रबर जो होता है, न्यूप्रीन, ब्यूनान, ये हमारे सिंथेटिक रबर्स हैं, तो इनमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। फाइबर्स, जो लंबे लंबे लीनियर चेन्स फाइबर्स होते हैं, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। दे आर पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड, ये लीनियर चेन्स होती हैं। थर्मोप्लास्टिक में एग्जाम्पल आ जाता है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी का। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि ये प्लास्टिक का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि ये
हम जब इसे हीट करते हैं तो ये मेल्ट होता है और हम इसे रीमोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग को आप एक बार कोई भी शेप दे दीजिए, वो दोबारा रीमोल्ड नहीं हो सकता। आप जब भी उसको हीट करिएगा थर्मोसेट को, तो वो रीमोल्ड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार यूज कर सकते हैं, हीट करने पर ये मेल्ट होता है, पर थर्मोसेट हीट करने पर मेल्ट नहीं होता और हम इसको रिमोल्ड नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल आता है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन भी आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस में हुई, इसका मतलब थर्मोसेटिंग में। थर्मोसेटिंग में बॉन्डिंग होती है पॉलीमर्स के बीच में, कोवलेंट बॉन्डिंग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो इनको तोड़ना, अगर आप जब हीट करेंगे इसको, तो वो बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत टफ होता है। इसलिए थर्मोसेटिंग में बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा जहाँ है वो है इलास्टोमर, इसमें बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वीक होती है। तभी तो वो उसको आप आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं और जैसे ही आप छोड़ेंगे रबड़ को, वो वापस अपना शेप ले लेती है। तो सबसे वीक इंटरेक्शन जो होता है वो इलास्टोमर्स में होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग होती है या इंटरेक्शन होता है वो थर्मोसेट में होता है। इसके बाद पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे बनते हैं वो, मैकेनिज्म क्या है उनका। तो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं पॉलीमर को बनाने के लिए, एक एडिशन पॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन में जनरली हमें कैसा मोनोमर चाहिए, जो अनसैचुरेटेड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जब ये पॉलीमर बनाएगा तो सारे जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, फॉर एग्जांपल नायलॉन 6 का आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का क्या मेन कैरेक्टर होता है कि इसमें कोई चीज रिमूव होती है, जैसे यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है। कंडेंसेशन, ये नायलॉन 6 किसका पॉलीमर था, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड का। ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, ये एडिपिक एसिड है, इसमें वाटर रिमूव और पॉलीमर बन गया। तो ये दो तरह का ऑफ मैकेनिज्म था क्लासिफिकेशन। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस आप लोगों के सिलेबस में है। तो थर्मोप्लास्टिक को हम लोग नॉर्मली एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, थर्मोसेट को हम लोग कंडेंसेशन से बनाते हैं। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हो गया जैसे हमारा ये हम लोगों ने पढ़ा पॉलीथीन, ठीक है। थर्मोसेट का एग्जांपल हमारा मेलामाइन, जो दोनों ही आप लोग के सिलेबस में है। ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और ये लीनियर चेन्स होता है। ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है, ये हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं थर्मोसेट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। ये सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से टूटता नहीं है। ये दे आर मोर ब्रिटल, बड़े आसानी से टूट जाता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। इसको रिमोल्ड कर सकते हैं, इसको हम रिमोल्ड मतलब हम दोबारा इसको मेल्ट करके कोई नई चीज नहीं बना सकते। किसको, थर्मोसेट को। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन, थर्मोसेट का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। इसके बाद हम प्लास्टिक्स पे आते हैं। प्लास्टिक क्या है, दीज आर हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्लास्टिक एक हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम अपनी मनचाही शेप में ला सकते हैं हीट और प्रेशर को अप्लाई करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और हम इसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेजिन्स, प्लास्टिसाइजर, फिलर्स, ल्यूब्रिकेंट्स, स्टेबलाइजर्स, पिगमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैटलिस्ट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वन बाय वन कि ये सब क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। उससे पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग मतलब किसी भी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम जो जो चीजें उसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, दिस इज कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिसाइजर डाल रहे हैं हम लोग एसिलरेटर्स डाल रहे हैं, हम लोग पिगमेंट्स डाल रहे हैं कलर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिलर्स हैं, रेजिन्स हैं, ये सब जो इन सबको मिक्स करके हम जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, दिस इज कंपाउंड। तो रेजिन्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम रेजिन, प्लास्टिसाइजर, फिलर्स, एक्सेलरेटर्स, पिगमेंट्स ये सब ऐड करते हैं। तो क्या इनका फंक्शन है और हम क्यों ऐड करते हैं। रेजिन्स जो है दे आर बेसिक बाइंडिंग मटेरियल, मतलब रेजिन का काम क्या होता है, जितने भी कंपाउंडिंग करते वक्त आप मटेरियल्स को मिला रहे हो उनको मिक्स करना, उनको बांध के रखना एक रेजिन का काम होता है।
ठीक है, और दे आर जनरली लीनियर पॉलीमर्स और लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं ये, और इनको हम क्रॉस लिंक भी कर सकते हैं ड्यूरिंग मोल्डिंग बाय यूजिंग एनी कैटलिस्ट। सो इसका एग्जांपल क्या है, थर्मोप्लास्टिक रेजिन और थर्मोसेटिंग रेजिन। कोई भी दोनों में से आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रेजिन। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर हम लोग लैमिनेटेड प्लास्टिक्स हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग बैकेलाइट को यूज कर रहे थे विद वुड। लैमिनेटेड प्लास्टिक क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स की शीट्स को एक साथ टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग इसको कंप्रेस कर दें तो एक नया मटेरियल बनता है। तो वहाँ पे भी हम रेजिन जो होता है वो बैकेलाइट या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी वो बाइंडिंग का काम करता है। तो रेजिन का काम क्या है, बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स आपने मिलाए हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए उनको बाइंड करना। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये फ्लो को इम्प्रूव करता है। प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है कि ये मोबिलिटी जो है पॉलीमर की उसको इंक्रीज करता है, ताकि जो लेयर्स हैं पॉलीमर्स की चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सके, मूवमेंट हो सके। एंड दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती, ये जो प्लास्टिसाइजर होते हैं ये जनरली छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमर्स के बीच में चले जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो लेयर्स के बीच में इस तरह से सेट हो जाते हैं। ये करते क्या है कि ये लेयर्स के बीच में जो स्लाइड होता है, मतलब 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके आसानी से, जिसकी वजह से क्या होता है जो पॉलीमर है वो हमारा इजीली फ्लो कर सकता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हैं। तो मेनली इसका काम क्या होता है, इट इज एन इंटरनल लुब्रिकेंट। ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है लेयर्स के बीच में, और किसी भी पॉलीमर की प्लास्टिसिटी को या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, वेजिटेबल ऑयल और डाइब्यूटाइल थैलेट एक्सेट्रा, हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अब फिलर क्या होता है, फिलर प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है, मोर प्लास्टिक बनाता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और चमक लाता है एक प्लास्टिक में। तो यहाँ पे हम फिलर्स का ये यूज होता है। और नॉर्मली यहाँ पे हम जो फिलर्स यूज करते हैं वो माइका, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन और एक्राइलिक्स होते हैं। उसके लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं। लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है, लुब्रिकेंट्स जो है दे मेक द मोल्डिंग प्रोसेस इजियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड ग्लॉसी फिनिश टू द फाइनल। चमक देते हैं लुब्रिकेंट्स हमारे प्लास्टिक को, और जब हम प्लास्टिक को यूज करके कोई शेप देना चाहते हैं तो उस शेप को हम आसानी से बना सके, आसानी से मोल्ड कर सके प्लास्टिक को, उसमें लुब्रिकेंट्स हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम वैक्स, ऑयल और सोप्स को यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। स्टेबलाइजर क्या करता है कि स्टेबलाइजर किसी भी प्लास्टिक की थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जब हम कोई चीज बनाते हैं प्लास्टिक से तो उस समय में वो प्लास्टिक थर्मली स्टेबल रहे किसी भी कंडीशन से जब उसे पास किया जाए, तो उसके लिए हम स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। पिगमेंट्स सीधी से है कि पिगमेंट्स जो है वो हमारे प्लास्टिक को कलर देता है। तो ये टाइटेनियम, जिंक और क्रोमियम के कुछ ऑक्साइड्स हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं। उसके बाद कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट का काम है किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड बेंजाइल पेरोक्साइड नॉर्मली यूज किया जाता है, और ये नॉर्मली वहीं यूज किया जाता है जहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पॉलीथाइलिन है ये एक एडिशन पॉलीमर है और इसका इंटरमीडिएट एक फ्री रेडिकल होता है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इथाइलिन से पॉलीथाइलिन बनाता है। तो नॉर्मली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड्स का यूज होता है। उसके बाद आप लोग के सिलेबस में बैकेलाइट है। बैकेलाइट was the first synthetic polymer which was made by Leo Baekeland in 1907। और इनिशियली जब ये पॉलीमर बनाया गया तो बिलियार्ड बॉल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, बाद में इसको और चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाने लगा। तो बैकेलाइट की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बैकेलाइट एक
रेजिन है जो रिजिड होता है, हार्ड है और वाटर रेजिस्टेंट है, और दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू एसिड्स बट दे आर ससेप्टेबल टू एल्कलाइज। बेस कोई भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते पर बेस से ये इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि बेकेलाइट में एक फ्री OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं इसमें, तो वो उससे एल्कलाइज रिएक्ट कर जाते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है कि दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको स्विचेस बनाने के लिए भी, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं, स्विच बोर्ड या स्विचेस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका प्रिपरेशन नॉर्मली फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जब हम बनाते हैं तो इस दौरान हमें बेकेलाइट बनाते वक्त लीनियर चेन्स भी मिलती हैं। बेकेलाइट एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर है, पर जब हम बेकेलाइट बनाते हैं तो हमें लीनियर चेन्स भी मिलती हैं। इनिशियली होता क्या है कि फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा तीनों पे फॉर्मल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन हो गया, पर नॉर्मली इसके साथ ही फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करके एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नोवोलैक। तो नोवोलैक लीनियर पॉलीमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, जो हम यूज करते हैं पेंट्स में। पेंट्स को बनाते वक्त नोवोलैक का यूज किया जाता है। पर जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो इसके यूजेस क्या हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इट इज अ बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो हम इसको यूज करते हैं एज अ टू मेक स्विचेस, प्लग्स, हीटर हैंडल्स। उसके बाद इसको हम लोग जैसे मैंने बताया कि लैमिनेटेड प्लास्टिक्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग एज अ रेजिन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को यूज करते हैं, और वहाँ पे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम बेकेलाइट का यूज एज अ आयन एक्सचेंज रेजिन करते हैं, और इस प्लास्टिक का यूज हम लोग टेलीफोनिक पार्ट्स, कैबिनेट्स, हीटर हैंडल्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसको एज अ बाइंडिंग ग्लू फॉर लैमिनेटेड वुडन प्लांट्स एंड इन वार्निशेस भी यूज किया जा सकता है। तो लैमिनेटेड वाला मैंने बताया था आपको कि लैमिनेटेड प्लास्टिक बनाने के लिए भी इसे एज अ रेजिन यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा कुछ आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का कि पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में और हमने कंपाउंडिंग पढ़ा। कंपाउंडिंग मीन्स कि हम लोग किस तरह से प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रबर स्टार्ट करेंगे और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ेंगे, और सिंथेटिक रबर्स भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर लगभग हमारा बहुत कवर हो जाएगा। अगर इस ऑडियो को सुनने के बाद आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।